सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अहताब। सर क्या हाल है? सर बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से आपने मस्टर्ड टाई लगा ली है तो आपको पता है कि हल्दी रंग जो है ये तो सेलिब्रेशन का रंग है। ये तो शादी से पहले एक बाकायदा रस्म होती है हल्दी की। तो आज तो अगर हम शादमानी से कम की बात करेंगे तो ये ऑडियंस के साथ भी ज्यादती है और आपके मेरे साथ भी ज्यादती है। सर बिल्कुल करेंगे, लेकिन सर आप रंग ज़रा गलत एनालाइज कर गए। सर ये रस्ट है, ओहो ये जंगी रंग है। तो आप समझिए कि हम आज बेसिकली जिधर जिधर मुल्क के अंदर मसाइल हैं इनको जंग लग चुका है, हम आए उनके अंदर थोड़ा सा ऑयलिंग करने, ग्रीसिंग करने। ओहो आज शो का मकसद ही है सर। चलिए सर, जैसे होगा देख लेंगे। हल्द और रस्ट के दरमियान हम यूं मनूवर करते रहेंगे। सर वाह। तो सर ऐसे है कि कल के दिन जब हमने शो किया तो एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिगार्डिंग जो रिज़र्व सीट्स हैं, उसकी भी विक्ट्री लैप लिया पीटीआई ने, जो कि बनता भी था, क्योंकि उसके अंदर बड़ी देर बाद एक हकूमती अदारे की तरफ से पीटीआई का जिक्र तो हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी और पॉलिटिकल पार्टी है। अब उसके अंदर जो होगा वो तो हमने कल बड़ी तफसील से डिस्कस कर लिया, तो आगे जाते हुए देख लेंगे। और वो शो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ देख लें। बिल्कुल। दूसरा सर, ये अदालती जो फैसले हैं ये रुक नहीं रहे, और उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो पीटीआई की हक़ में आ रहे हैं। इद्दत केस के ऊपर एक बड़ी देर से एक मामला चल रहा है। 3 फरवरी को उसके ऊपर जो था वो सज़ा आयद हुई थी कि 7-7 साल ईच इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर सज़ा थी और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना था, जिसके ऊपर अपील की गई थी सज़ा को ख़त्म करने की और सज़ा को मुस्तरद करने की। तो आज उसका फ़ैसला आया है और मैं ये आपको बड़ी उस तरह से बता सकता हूँ कि ये आज पीटीआई की कल क्या विक्ट्री होगी, जो आज उन्होंने विक्ट्री लैप बाकायदा लिया है। अदालती प्रेमिसेस के ऊपर जो मनाजर हमें देखने को मिले कि ये तो उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किए जैसे वो कोई इलेक्शन जीत गए। वो तो वैसे कहते हैं वो जीत गए इलेक्शन, लेकिन वो जब ये ख़त्म हुआ सारा कुछ तो उसके अंदर जो बेसिकली बात सामने आई वो ये थी कि जी अब बानी पीटीआई इमरान खान एंड उनकी जो बुशरा बीबी उनकी अली हैं, वहाँ उनका अब कोई ऐसा केस नहीं रहता। तोशाखाना हो जाए जो तोशाखाना हो जाए सॉरी, और वो जो उनका है साइफर केस हो जाए, May 9 हो जाए, सारे तमाम केसेस जो हैं उनमें या तो बेल है या वो ख़त्म हो गए। इद्दत वाला मामला जो था वो टंगा हुआ था, उसमें भी ख़त्म हो गई। तो जज साहब ने रोबकार जारी कर दिया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि अगर और कोई केस नहीं है तो इनको फौरी तौर पर रिहाई दी जाए। जी, वो $180 मिलियन वाला जो केस था, 190 मिलियन वाला, उसमें इनकी वो हुई है। अभी ये दोबारा जो इन पर केस बना है वो बना है May 9 नंबर 1 वो इमरान खान पे बना है। जो बुशरा बीबी बना है वो तोशाखाना का बना है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर तफसीली बात करें, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं तमाम देखने सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि इससे कतई नज़र कि आपका ताल्लुक़ किस पार्टी के साथ है या आप किस पार्टी को पसंद या नापसंद करते हैं, ये जो इद्दत केस था ये जग हंसाई का मौका बन रहा था। पूरी दुनिया जब उनको पता लगता था कि यहाँ पर इसको छोड़ दें, रिगार्डलेस कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे या वो कभी एस्पिरेंट हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के, इद्दत केस में कोई शख्स जेल में है, ये एक बड़ी शर्मिंदगी का बाइस था। दुनिया अब जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, हम पाकिस्तान सबको नज़र आ रहे हैं, वी आर ऑन द मैप। ऐसी चीज़ पर किसी का जेल में होना, ख़ास तौर पे ऐसी शादी जो कि कामयाबी से चल रही है, जिसमें अभी तक किसी एक फरीक ने यानी कि मियाँ या बीवी ने इस किस्म का कोई दावा दायर नहीं किया कि जी मेरे साथ उस शख्स ने गलत कुछ कहकर शादी कर ली और अब वो अपना वादा नहीं निभा रहा, वो शादी अभी तक चल रही है। तो मेरा ये ख़्याल है कि तमाम ख़वातीन के लिए ये एक बहुत अच्छा दिन है। उसकी वजह ये है कि अगर इसका फ़ैसला जिस तरह से लोअर कोर्ट से आ रहा था, सज़ा हो गई थी, अगर ये ऐसे ही अप होल्ड किया जाता
तो इस केस ने, इस प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल होना था ख़वातीन के ख़िलाफ़, बिला वजह के केसेस बनने थे। इसी तरह ख़वातीन तो तमाम को मुबारकबाद हो, मर्द हजरात ऐसे तमाम लोग जिनकी कोई माएँ बहनें बेटियाँ बीवियाँ हैं, और ऐसे भी मर्द जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई शादी करनी है, उन सबको मुबारक हो कि हमने एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया है कि अब इस तरह के केसेस कायम होपफुली नहीं होंगे। तो अभी हम इस चीज़ पर तो बाद में आते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनको रिहाई मिली या नहीं मिली, या उनकी वाइफ को रिहाई मिली या नहीं मिली, और उनकी रिहाई जो है वो मतलब किसी अगर और केस में है तो वो शायद मिलनी भी नहीं चाहिए अगर वो किसी और केस में। लेकिन ये एक इतना बेबुनियाद केस था कि इसका ख़त्म होना मेरे ख़्याल में तमाम कौम के लिए इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। सर बिल्कुल। अब देखें ना कि कल के प्रोग्राम में हमने 2 वाक़यात बयान किए जो कि थे तशद्दुद हुआ ख़वातीन पे। एक तो खैर बहुत ही अफसोसनाक था, जिनमें कत्ल ही कर दिया किसी ने। दूसरे वाले के भी हमने जिक्र किया, वो कल के शो में मौजूद है। तो उस ज़ाहिर है ये उस मद में नहीं आता ज़ाहिर है उस चीज़ के, लेकिन ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उनकी हद तक ये लैंडमार्क इसलिए है कि अब ये होने को ये जा रहा था कि हर शख्स जो सर मामलात एंड पे ना जाके हो जाते हैं फ़ाइनेंशियल किस्म के, और ये मिसयूज़ भी ये सारी चीज़ जो है ये मतलब मैं ऐसे कह देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने इसको यूज़ या मिसयूज़ करना था तो वो उसकी आर्सेनल में एक और हथियार ये पैदा हो जाना था, जो कि शुक्र है इन जज साहब ने जड़ से काट दिया। वरना तो ये आए दिन आपको खबर मिलनी थी कि जी कि अब आप वो इद्दत वाला केस करते हैं किसी पे तो उसकी 7 साल जो है उसकी 7 साल पनिशमेंट है। बिल्कुल। यहाँ पे तो आपको पता है वकला हजरात अनफॉर्चुनेटली, मतलब जाहिर है जो मैं अच्छे वकला की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो बात ही ऐसे करते हैं कि जी क्लाइंट को फसाना है, ए पा दियो, ओ पा दियो, ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे बात होती है। ये तो हमारी वोकैबुलरी है। तो ये एक और जिस तरह से आपने कहा कि आर्सेनल में एक हथियार देने वाली बात थी, सो अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़त्म हुआ। और आपको एक पता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो लोग पक्की नौकरी पे नहीं होते, यहाँ तक कि उसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना शामिल हो, क्योंकि उसकी भी पक्की नौकरी तो नहीं है, उसको तो हर किस्म की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन पक्की नौकरी वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सुना है कि वो सस्पेंड होते हैं, और वो भी विद पे सस्पेंड होते हैं। सो बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ होनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने इसमें ख़िलाफ़ सज़ा दी थी, कि भाई कैसे, जिस तरह हम कल केस की बात कर रहे थे तो तमाम मतलब 5-8 का फ़ैसला आया, उसमें से 8 ने अगेंस्ट फ़ैसला किया, 5 ने इन फेवर फ़ैसला किया जो नीचे से चलता आ रहा था, लेकिन 13 के 13 ने ये बात की कि भाई इसी पे ने इतनी गलत इंटरप्रिटेशन कानून की कर कैसे दी। इसी तरह लोअर कोर्ट्स पे अब ये बात जानी चाहिए कि आप इस किस्म के फ़ैसले दे कैसे सकते हैं। सर एक तो बिल्कुल ये और दूसरा कि वो फ़ैसला चलें जो लोअर कोर्ट से आया और फिर ये इवेंचुअली चीज़ जो है रेक्टिफाई होगी, चले इसलिए अपीलेट कोर्ट होता है, मतलब अपील करने के लिए होता है और उसके अंदर। लेकिन एक जो इन जज साहब का एक जो बयान था, एक जो उन्होंने बोला खावर मानिका साहब से मुखातिब होकर कि मानिका साहब आपको ये 6 साल बाद क्यों याद आया सारा कुछ, ये भी एक चीज़ है कि जी ये तो अगर तब हुआ था, जब हुआ था, जब होने को जा रहा था, मौके पे इस चीज़ को डील किया जाता तो वो एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती कि आप तब करते। मैं यकीन से कह सकता हूँ उस केस की डायनामिक्स ही चेंज होती अगर ये तब उन्होंने किया होता जब उनको अंदाज़ा था इस चीज़ का। और उसके 6 साल बाद जिसके दौरान अब ये गैर ये मुबैना किस्म की बातें हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि पीटीआई के दौर में उस्मान बुज़दार भी इसमें थे, फराह गोगी भी इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा बीबी का भी बहुत नाम आया कि इनके जो दीगर अहले खाना है वो बहुत मुस्तफ़ीद हुए थे पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू जब यहाँ पीटीआई का दौर था। तो ये भी एक बात है, एक सवालिया निशान है कि जी आप साथ थे जब सब कुछ हो रहा था। यकीनन सवालिया निशान है, लेकिन लोअर कोर्ट को भी तो ये सवाल करना चाहिए था ना, ये क्यों एपेक्स को करना पड़ा है सवाल। सर ये अब चले, ये तो देखें ना, ये मेरे ख्याल में एक ऐसा केस है जिसके ना अमूमन एक सियासी शख्स के जो केस होता है उसके सियासी पहलू ही होते हैं। ये मेरी जिस मेमोरी सर्व्स मी,
ये वाहिद केस ऐसा है जिसके सोसाइटल पहलू भी है और एक सियासी पहलू भी। सोसाइटल पहलू पे तो हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली है उस लिहाज से कि ये मतलब कोई भी शख्स अगर आज उठ के ये बात कर रहे हैं ना कि ये फ़ैसला है ही गलत, तो उनको फिर ना अपने ज़रा झांकना चाहिए, अपने घर जाके भी पूछना चाहिए, तमाम अपने लोगों से पूछना चाहिए। अगर कोई मुखालिफ पार्टी का शख्स कह रहा है कि ये गलत हुआ है, और वो कर इसलिए नहीं क्योंकि ये सियासी तौर पे उनका एक नुकसान है, लेकिन सोसाइटल पहलू चूँकि मैंने कहा है, तो आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, दोनों ज़ावियों से इसको देखना पड़ेगा। अगर कोई नहीं देख रहा और कह रहा है ये बड़ा गलत हुआ है, तो उनको ज़रा घर वालों से भी पूछना चाहिए कि ये आया सही हुआ गलत हुआ, पूछना चाहिए। यकीनन ऐसे ही है। और दूसरी इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम इसका सोसाइटल पहलू बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, दीगर लोग इसका सिर्फ कानूनी पहलू डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि जिस तरह से कल वाले फैसले की अगर हम बात करें तो हमें एक दिन पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर लोग नज़र आए, तज्जियाकार नज़र आए, जो कह रहे थे कि जी फैसला 8 और 5 पे आ रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली फैसला वही आया। अच्छा, इसी तरह अभी ये फैसला आने से पहले कल रात से बात क्या चल रही है कि जी इस फैसले पे अगर बरी हो भी गए तो बानी पीटीआई बाहर नहीं आ रहे, वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा, उनकी अहलिया भी वैसे तो अब जेल में है फैसले के बाद भी, क्योंकि उनके ऊपर तोशाखाना का केस है, हो गया है या पहले से था, लेकिन बानी पीटीआई की हद तक तो ये बात कंफर्म थी कि भाई वो इसमें अगर बरी हो भी गए तो वो रहेंगे जेल के अंदर ही। अगर इतनी अश्योरिटी थी तो फिर ये केस करने की इन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत ही क्यों पेश आई? मैं तो अब ये कहता हूँ कि जिसने पहली दफ़ा ये केस फाइल किया या जिसने उससे करवाया वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। अगेन उसकी वजह ये नहीं है कि एक शख्स अंदर है सियासी वजूहात की बिना पर, वो तो आपके पास रखने के 50,000 तरीके हैं। आपने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले ऐसे लोग 24 करोड़ अवाम जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो सब इस कर्ब में से गुजर सकते हैं। सर, इस पे कोई ना कोई सुनवाई होनी चाहिए। सर होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होती नहीं है। मतलब एक जज का एक फ़ैसला जो है वो उसका फ़ैसला है, उसके बाद अपीलेट कोर्ट के अंदर वो चेंज हो गया तो बात ख़त्म होगी, या बात ख़त्म, आपको पता है बात इतनी जल्दी ख़त्म होती है, ये एक हमारा निज़ाम। आपने दूसरा बात की, अब आ जाते हैं उसके दूसरे के ऊपर कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग थे वो बड़े एक्साइटेड हो गए थे। इनफैक्ट एक वीडियो ये भी मैंने देखी जिसके अंदर वो वकला खड़े हैं और वो कहते हैं यार वो रोपकार लेकर आओ, तो दो लोग दौड़ लगाते हैं सीढ़ी के ऊपर जाके जल्दी से लिया। वो रोपकार तो इश्यू हो गया था, लेकिन उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ना था। उसकी वाहिद वजह ये नहीं जो आज हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जब भी इसका फ़ैसला आएगा तोशाखाने का, सॉरी ये इद्दत वाले का, तो इसमें रिलीफ ही मिलेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है वो तमाम मीडिया पे मौजूद है। जब वो एक और निजी चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा, तो वो जो एंकर थे उन्होंने पूछा कि जी अगर फ़र्ज़ करें इसमें इनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी कैजुअली कहा कि देखिए फिर तो केसेस तो बहुत है हमारे पास, कोई नया केस कर देंगे। और वही हुआ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को भी एक हद तक अंदाज़ा था कि ये हम करके हमारा कोई मूड नहीं है इनको बाहर करने का, हमारा मूड ही अंदर ही रहें। और ये सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के लिए बेहतर है कि वो अंदर रहें। तो ये सब तो मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा सर आपने इसकी जो कानूनी जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसी शो पे हवाला दिया था रीमा उमर, जो एक बड़ी नामवर वकील है, उनका हवाला। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसको ना कॉन्टेक्स्ट लगाया इस केस के ऊपर कि ये इद्दत का केस तो है ही नहीं, ये एट बेस्ट एक अनकन्वेंशनल मैरिज जो है उसका केस है। और उसकी अगर कोई सज़ा बनती है, या वैसे तो मेरे ख्याल में उसकी सज़ा भी ऐसा सच कोई नहीं है, क्योंकि कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि यह अनकन्वेंशनल मैरिज है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो उनका था कि ये गलत चीज़ है उस लिहाज से कि ये केस बनता है तो उस चीज़ का बनता है। और चले इन जज साहब ने भी उनकी जो उन्होंने कहा, ये नहीं मैं कह रहा उनकी सुन के उन्होंने किया, उन्होंने ख़ुद भी समझ के कहा कि जी हाँ ये वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं ना, ये उसके ज़ुमरे में ही नहीं आता। सर बारी आप आ जाएँ सियासी पहलू पे। एक इसमें मैं पहले वो बात कर दूं, और वो ये है कि हम इस वक्त आइसोलेशन में कुछ नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान एक मुल्क है, वो किस जगह का मुल्क है? वो दुनिया का मुल्क है। दुनिया में इस वक्त लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का है। पाकिस्तान ने उनके साथ ट्रेड करनी है, उनसे एड लेनी है, उनके साथ और
किस्म के रवाबित कायम करने हैं। अब आप इमेजिन करें कि हम इस वक्त ट्राई कर रहे हैं डील करने का यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, चाइना, और कोई इसमें बताइए, आप इसको छोड़ दें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर या एस्पिरेंट प्राइम मिनिस्टर, अगर उन मुल्कों को पता लगे कि एक शख्स और उसकी बीवी जेल में हैं इद्दत के केस की वजह से, यहाँ पर कोई डील करना चाहेगा, यहाँ पे कोई अपना कारोबार कायम करना चाहेगा, यहाँ पर अपने कोई रवाबित कायम करना चाहेगा? सो अगेन ये इतना सीरियस इशू था, शुक्र है खुदा का कि आज हम इसमें से निकल रहे हैं। सर दूसरा आप इसमें ये भी देखें कि आपने बात की इन्वेस्टमेंट की फ़र्क, तो वो 3 चीज़ें मांगते हैं मैं बयान करना चाहूँ। नंबर 1 एक अपॉर्चुनिटी कि बता दें किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, हम करने को तैयार हैं। 24-26 करोड़ की आवाम है, कुछ ना कुछ तो गए 1। नंबर 2 वो मांगते हैं कि यार हमें बिजली सस्ती दे, ये नंबर 2 डिमांड है किसी की। और नंबर 3 है सिक्योरिटी, इसी ऑर्डर में चलता है सर। और कोई अगर आपको कह रहे हैं नहीं जी सिक्योरिटी सब्जेक्ट, नहीं, अपॉर्चुनिटी, एनर्जी एंड सिक्योरिटी, ये 3। अब चौथी ऐड कर लें इसमें आज के इस फैसले के बाद, एक सोसाइटल आउटलुक। आपकी जो अवाम है उनकी जो एक सोसाइटी एज अ सोसाइटी वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। ये केस अगर इनके ख़िलाफ़ आ जाता तो फिर तो बड़ा क्लियर था कि ये तो इस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, और अगर ये अब जैसे अभी हुआ, अब चलें ये क्लैरिटी आ गई कि ये इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करते, तो ये पॉजिटिव ही है उस तरह से जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। हाँ सर। और बाकी सर इसको थोड़ा सा और इसका जो थोड़ी पॉलिटिकल इसके अंदर भी बातें हैं वो हम करते हैं डिस्कस। यहाँ जाना है हमने एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तो सर हम डिस्कस कर रहे थे इद्दत केस का। आज फैसला बहुत लैंडमार्क फैसला है। जैसे आपने कहा कि तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ जो होने को जा रही थी, प्रेसिडेंट बननी जा रही थी, अब प्रेसिडेंट ये है कि यार ये चीज़ इस तरह से नहीं हो सकती, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है जैसे हमने कहा कि ये चूँकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, उनके हवाले से केस था, तो ज़ाहिर है इसका एक सियासी पहलू भी है। तो अब सर मसला ये है कि 2 बैक टू बैक केसेस के बाद अब 3 रेफरेंसेस जो हैं वो हो गए हैं बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, नैब का रेफरेंस फ़ाइल हो गया तोशाखाना में बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। हालांकि उम्मीद सबको ये थी कि जी बानी पीटीआई तो जेल में रहेंगे, बुशरा बीबी को शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन इससे नज़र आ रही है बात ये कि गवर्नमेंट अभी उसके भी मूड में नहीं है, क्योंकि तोशाखाना तो डन एंड डस्टेड किस्म का केस है। अब उसमें कौन सा नया रेफरेंस है, हमें पता चले, ये ज़ाहिर आने वाले, ये आज ये भी हुआ है, ये ताज़ी चीज़ है, तो आने वाले चंद घंटों में या दिनों में हमें समझ आ जाए कि अब क्या रेफरेंस है। 9 मई के ऊपर क्या अब खान साहब के ऊपर, बानी पीटीआई के ऊपर क्या नई चीज़ें आई हैं वो भी देख लेते हैं। तो बट मेरा इसमें सर ये बिलीफ है कि एक कानूनी और अदालती हद तक जो मेजर केसेस थे वो तो अब तकरीबन अपने एंड पे हैं, उनके एक बुनियादी तौर पे फैसले आ चुके हैं। लेकिन जो छोटे छोटे केसेस हैं इनसे होगा क्या कि सर ये पीटीआई की जो सियासी टीम है ये उन पे एक प्रेशर बिल्ड होगा। मामलात इतने सीधे नहीं हैं, मामलात इतने आसान नहीं हैं, मामलात ना सिर्फ संजीदा हैं बल्कि अभी कई मरले जो हैं वो तरीके इंसाफ ने बतौर पार्टी और बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन उन्होंने उनको तय करना है, और उनसे आगे निकल के शायद फिर वो जैसे कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो फिर जाके नज़र आएगी। अभी आप मेरे ख्याल में आप टनल के बीच में खड़े हैं, अभी है थोड़ा सफ़र तय करना, बट अगेन अगर तो आपकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है तो दैट इज़ वेरी गुड, जो कि हमें नज़र आ रहा है। दैट बीइंग सेड, अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर इद्दत वाले केस में तो वो कुछ नहीं कर सकते। कल वाले फैसले में बहरहाल आज बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे बयानात आए हैं। अब उसकी जो एक रिव्यू पिटिशन है उसके ऊपर भी एक फ़ैसला होगा कि जी करनी है या नहीं करनी। ये डिबेट ही क्यों हो रही है कि आया करनी है नहीं करनी, इसका तो मतलब मूड नहीं है करने का। लेकिन जब तक जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बाकायदा आप काउंटिंग करके जो सीटें अलॉट कर दी गई हैं तरीके इंसाफ को, माइंड, मैं SIC नहीं कहा करूँगा, मैं तरीके इंसाफ कहा करूँगा, उसके बाद PTI को लेजिटिमाइज़ भी कर दिया गया है। तो सर ये बेसिकली हर दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता ये एक प्रेशर बिल्ड होगा इस गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी एक सियासी प्रेशर के साथ भी है, एक मईशी प्रेशर भी है, एक बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी है, क्योंकि आपने 6 बिलियन का लोन सिक्योर करना है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं अगले हफ्ते हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पार्टी के लिए
जो कि अपनी समझें एक इत्तेहादी पार्टी, एक अक़लियत है उस इत्तेहाद के अंदर, उसको ये करना बहुत मुश्किल है सर। जी बिल्कुल। यहाँ पर ना हम अगर ये सोचें कि तारीख़ी तौर पर क्या होता रहा है तो उसकी बुनियाद पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते, और उसकी वजह ये है कि आज जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब तारीख़ी तौर पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि आप उठा के कहें कि यार बिल्कुल ना 1988 में ये हुआ था जो आज हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो रही चीज़, ये एक नई चीज़ हो रही है। अच्छा, इसी तरह अभी हम देखेंगे ऑलरेडी ये लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद हम देखेंगे या तो अदलिया तमाम केसेस लेती ही ना, या तमाम केसेस में अपने फ़ैसले देती ही ना। बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना कि आपको चूज़ी होना चाहिए कि आप किस बैटल को पिक करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब बात ये है कि अदलिया अगर सारी चीज़ें ले रही है तो दूसरी तरफ हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक रात पहले अनाउंस हो जाता है कि फ़ैसला कुछ भी आए हम अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह वो अंदर रहते हैं, इसी तरह नया केस आ जाता है। अब तो गिरफ्तारी का भी ऐलान हो गया बाय द वे तोशाखाना में। बिल्कुल। सो बुनियादी बात ये है कि एक तरफ से ये फैसले आ रहे हैं, एक तरफ से ये फैसले आ रहे हैं। अभी इनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल एक टाइम ये आएगा कि बिल्कुल ये आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। उसमें से फिर एक को बाउ डाउन करना पड़ेगा, एक राइज करेगा, ठीक है। वो किन बुनियादों पे करेगा, ये पहला सवाल है। दूसरी चीज़, अगर ये एक रिवाज पड़ जाए कि क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामान तो इस काबिल नहीं है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके। पाकिस्तानी 362 लोगों की पार्लियामान तो 13 रुकनी अदालत के पास बार बार जाती है कि आप हमारा फ़ैसला कर दें क्योंकि हम तो नहीं कर पा रहे। तो अगर यही मामला रहता है और यहाँ से 13 रुकनी अदालत खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ से एक इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाती है, और उसके बाद फिर गैर आइनी गैर कानूनी काम ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसकी एक आउटलुक क्या होगी, उसका एक नतीजा क्या निकलेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कभी गुजरे ही नहीं। तो हम आज बैठ के अगर टेवा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम कॉन्क्रीट तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये होगा और फिर ये होगा और फिर वो होगा। सो हम इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम में से गुजर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, अनचार्टेड टेरिटरी है। ऐसी चीज़ें, मतलब इन ऐसे वाक़यात जैसे ये हो रहे हैं, उनके चंद अनासर आपको नज़र आते हैं माजी में, लेकिन बाकायदगी से आपको ऐसे वाक़यात कोई मिसाल नहीं मिलती कहीं पे भी। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा अभी, वो आने वाले सालों में हम जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो सर ये अच्छी चीज़ एक लिहाज से कि आप दो तरह से एक शख्स आता है, आपको मिलता है कि आप कहते हैं यार इसका ना तमाम मसलों का एक्सपीरियंस बड़ा है, सर एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और इसमें अच्छी बात ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अब हिस्ट्री में एक नया इवेंट आ गया। सो अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट आगे जाके रिपीट होगा, बट वो वाली हिस्ट्री जो है वो अब शायद एक वाकई हिस्ट्री बन गई है और वो शायद उस तरह से रिपीट ना हो सके। दूसरी चीज़ इसमें जो बहुत बुनियादी फैक्टर है ना, जो आपने पीटीआई का जिक्र किया, सो पीटीआई के लिए ये इस वक्त बड़ा फ़ैसला लेने का मौका है, और वो ये है कि इस वक्त आप देखें पिछले कुछ दिनों से इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत बात करना चाह रही है पीटीआई से। कितने मौके आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि जी अच्छा चले आज ब्रांच असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कर लें। उमर यूब ने कहा कि हमने आपसे नहीं बात करनी। बिल्कुल, फवाद चौधरी, बिल्कुल। सो अब बुनियादी बात यह है कि पीटीआई ने अपना वो वाला मोमेंटम कायम रखना है कि जी लोग हमारे पीछे हैं और अब आप साइड पे हट जाओ, हम बुलडोज करते चले जाएंगे। या पीटीआई ने कहना है कि अच्छा चलो बैठते हैं, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, अच्छा चलो हमने पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से भी हमने बात करनी है। अब ये इतना बड़ा फैसला है, ये फैसला आगे बहुत चीज़ों को डिटरमिन करेगा। और अगर फैसला ये है कि हमने बात करनी ही नहीं, हमने आवाम की बस पॉपुलर मैस सपोर्ट को लेके आगे चलना है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि इसमें एक बारीकी है। वो बारीकी क्या है कि बहुत मैस सपोर्ट है। आप इलेक्शन करा लें, पीटीआई जीत जाएगी। आप ट्विटर पे सर्वे करवा लें, पीटीआई जीत जाएगी। आप यूट्यूब पे करवा लें, पीटीआई जीत जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बुनियादी छोटी सी चीज़ है,
और वो ये है कि स्ट्रीट पे कोई शख्स नज़र नहीं आता, आपको कोई एहतजाज होता सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ है वो वोट की हद तक है या फिर सोशल मीडिया के हद तक। बिल्कुल सर, और देखें अब अमेरिकी इलेक्शन से निकल के अभी 100-125 दिन हुए हैं उसके, तो अब एक और इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो जब तक चले, अब अगर मोबिलाइज कर लें वो लेट्स से इन द फ्यूचर, तो उसकी बात तब करेंगे। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि 2 बहुत बड़े केसेस में पीटीआई को रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट वाला तो प्योरली एक पॉलिटिकल विक्ट्री थी, ये एक सोसाइटल और पॉलिटिकल विक्ट्री है पीटीआई की। आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि उनको गिरफ्तारी फिर हो गई है, दोनों की हो गई है, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है। बारह सर आगे चलते हैं, कुछ हमारे पास क्रिकेट से मुतल्लिक भी खबरें हैं, वो भी शेयर कर लेते हैं लोगों से। तो सर पहली खबर पाकिस्तान की कर लेते हैं, फिर हम जो इंटरनेशनल खबर है हमारे पास उसको करेंगे। तो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से उनको निकाल दिया गया है कि अब आप नहीं होंगे। तो इस पे 2 सवाल होते हैं कि पहले रखा ही क्यों, मतलब अगर एक टूर के लिए, जी सर ये अजीब सी बात हो चुकी है हमारी कि हम अब टूर टू टूर चलते हैं कि हर टूर के लिए एक नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक नया कप्तान है, एक नई टीम बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो पीसीबी वही कर रहा है जो सियासी हमारी सिचुएशन है कि डे टू डे चलना, जो कि गलत है। लॉन्ग रन में आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा और उसके आपको असरात जो है वो अभी वर्ल्ड कप में नज़र आ गए, नंबर 1। दूसरा इसका पहलू ये है कि चले अब मानसून सीज़न है तो और बरसात है तो बारिशें होंगी। तो वहाब रियाज जो हैं उनके पास अब सर वहाब रियाज के पास नहीं, उनकी एक है ना वो शौक एक्टिविटी है कि वो शौक रखते हैं कि जाके सबसे पहले वो अपना वो गाड़ी चलाते हैं, वहाँ से फिर वो उतर जाते हैं वहाँ पे। सिर्फ ये सर मैं जो एक चीज़ मिस करता हूँ ना, और ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये मुझे वापस चाहिए कि मियां शहबाज जब चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उनके 2 वार्डरोब की चीज़ें जो थी ना, जिसका मैं बोल, एक उनके वेलिंगटन्स जो थे और उनकी फेडोरा हैट। तो अब सर मुझे बताएं, आप एक सियासतदान बता दें मुझे, एक कोई भी, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वेलिंगटन्स और फेडोरा पहन के वो इछरे गए या लक्ष्मी गए हैं बारिश का मुआयना करने। हाँ सर, वो तो बिल्कुल कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना थिंग ऑफ द पास्ट है, लक्ष्मी जाना। मशले राह थे वहाब रियाज साहब, जो कि अपनी क्रूज़र लेके तो कज़ाफ़ी और कलमा चौक के दरमियान फिर रहे थे, क्योंकि उसके बाद से अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो हैं वो भी अब लक्ष्मी नहीं जाती, वो भी अब यहीं आती हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि लक्ष्मी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बेहतर हो गया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी रोल है, उसमें उसके बाद जो हुकूमत है इमरान खान साहब की उसका भी रोल है। लेकिन जो एक काफ़ी बड़ा एक एरिया है कलमा चौक का और कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जहाँ पर अभी भी मशीनें मंगवानी पड़ती हैं, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो अब लोग ये मतलब हुक्मरान हमारे ये कहते हैं कि इतनी दूर क्या जाना लक्ष्मी, ये पास ही छप्पड़ है, इधर चल के तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। सो ये तो यहाँ बात रह गई पानी की। सर वैसे सर ऐड करता जाऊँ एक चीज़ कि आपको मैं वासा की करॉबरेटेड बाय द वे, वासा की जो इस वक्त के फिगर्स हैं, ये लगा नहीं, महसूस नहीं किया हमने बतौर शहरी, लेकिन 315 मिलीमीटर बारिश हुई है सर। ये 1980s का रिकॉर्ड के मुताबिक ये बारिश हुई है इस दफ़ा। लेकिन आपको ये तो अल्लाह करे कि ये बात हमारी जो है ये सच साबित हो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इसका मतलब हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो गए। सर हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत काम हुआ है। अगेन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया जब वो थे चीफ मिनिस्टर, इसी तरह जब बज़ी आए तो आपको याद होगा कि पूरे मॉल रोड पे ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। इसी तरह और भी इलाके थे जहाँ पे ये किया गया। सो एक तो वो बेहतर हुआ है। दूसरा सर ये है कि ये फिगर्स जो हमारे पास आती हैं उसमें हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो बारिश पड़ी है ये कितनी स्कैटर्ड थी। ये काफ़ी स्कैटर्ड थी ये। एग्जैक्टली। सो अभी मॉनसून है, अभी हमें पता लग जाएगा कि मामलात क्या हैं। अल्लाह करे आप और मैं ठीक कह रहे हो, सिस्टम बेहतर हो गया हो। लेकिन इस बारिश के अलावा आपने शुरू की थी पीसीबी से। आपको पता है मैं डिट्रैक्ट कर जाता हूँ, मैं सर मैं मॉनसूनी आदमी हूँ। आप ना मौसम की तरह बदलते हैं। तो बुनियादी बात ये है कि ये 2 लोग आपने सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिए, इनकी जगह 2 नए आ जाएंगे, फिर क्या होगा? हमें तो अभी तक किसी ने लाहे अमल नहीं बताया। अच्छा लाहे अमल तो छोड़ें, हमें अभी तक किसी ने ये भी नहीं बताया
कि हम हारे किस वजह से। हम बैटिंग की वजह से हारे, बॉलिंग की वजह से हारे, फील्डिंग की वजह से हारे, या तमाम चीज़ों की वजह से हारे, या तमाम चीज़ों की वजह से हारे। और ये इतनी कोई बुनियादी बात मतलब नहीं होती। बात ये है कि अगर बैटिंग की वजह से हारे तो तेज़ खेलने की वजह से हारे, स्लो खेलने की वजह से हारे। इसी तरह आप ब्रेक डाउन करते जाते हैं तो बहुत नैरो जब हो जाते हैं तो आपको मसले का पता लगता है। ये आप बुनियादी सी एक बात कर लें जनरली सी कि यार हम बॉलिंग वजह हारे, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। नंबर एक चीज़, हमें अभी तक इस तरह का जवाब कोई नहीं मिला। हमें एक ये जस्टिफिकेशन मिली है कि जी वो शाहीन आफरीदी साहब जो है ना, उनका रवैया ठीक नहीं था तो इसकी वजह से हम हार गए। देखिए, एक शख्स के रवैये ठीक क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, उनके ख़राब रवैये के बावजूद उनकी बॉलिंग कोई इतनी बुरी नहीं थी, उनकी बॉलिंग ठीक थी। सर आपने बोले शाहीन आफरीदी का, सॉरी आपकी बात, बट जिस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस का रवैया एक दूसरे के साथ ठीक नहीं था, एक उस एंड से आता था, एक इस एंड से आता था, आपस में मुकाबला करते थे और 10 के 10 वो खुद आउट करते थे। बिल्कुल। सो बुनियादी बात यह है कि आप इनका रवैया ठीक करके देख लें, परफॉर्मेंस में फिर भी 1% का फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो आप फैसला ही नहीं कर पा रहे कि मसला है क्या। सर बिल्कुल, इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं और क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले क्रिकेट की बात हो रही थी, उसी को आगे लेके चलते हैं। सर बात यह है कि आपने एक सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें से 2 लोगों को निकाल के ये कहा कि जी अब सब कुछ ठीक होने लगा है। आपने ये नहीं बताया कि क्या इन दोनों की जो राय थी वो ओवर रूल कर रही थी बाकी कमेटी के ऊपर? क्यों इन्हीं दोनों का कसूर था, बाकी जो सिलेक्शन कमेटी के लोग थे उनका कसूर नहीं था? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इसी सोफे पे मैंने और आपने बैठ के बात की थी कि यार हारिस एक बंदा है, उसको टीम में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये एक डिबेट है। लेकिन अगर उसको रख लेते, किसी एक को निकाल देते, वो किसी भी एक को निकाल देते 15 प्लेइंग में से, तो तीसरा कौन नाम था आपके पास जिसको रखना चाहिए था? सो इतने बड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर आप 2 लोगों को निकाल के कहेंगे ना कि हल समझ आ गया हमें, तो अब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं रह गए। वो आपका ब्लफ कॉल कर लेते हैं कि यार हमें ये ना बेचो। सर एक तो कॉल कर लेंगे, दूसरा देखें इसमें सर पॉजिटिविटी ढूंढना ना बड़ा एक मुश्किल चीज़ है। चले एक पॉजिटिव चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि बिल्कुल ही मनफी ना रह जाए ये सारा कुछ। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये भी चीज़ किया, आई डोंट नो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, बट 20 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की है कि डोमेस्टिक सर्किट को कैसे बेहतर किएगा। अब वो अलग बात है कि 20 साबिक टेस्ट क्रिकेटर डोमेस्टिक सर्किट ठीक कर सकते हैं या कोई इंटरनेशनल लोग आके ठीक कर सकते हैं, बट मैं सर इसको मुस्बत इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र है ये पता चला कि डोमेस्टिक सर्किट में तवज्जो तो फाइनली आई ना थोड़ी सी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ज़्यादातर लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि वो तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि ये टीम जो सिलेक्शन की गई थी ये डोमेस्टिक की बुनियाद पे नहीं गई थी, ये PSL की बुनियाद पे की गई थी। जाहिर ऐसा है ही नहीं डोमेस्टिक। जाहिर है भाई, PSL T20 का एक कप है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, वहीं से करेंगे ना। मतलब अगर ये टेस्ट की चैंपियनशिप होती या ये कोई ODI वर्ल्ड कप होता तो फिर हम कहते कि यार आप अपने वो डोमेस्टिक की तरफ देखो। डोमेस्टिक में भी एक है T20 का कुछ, लेकिन वो इस क्वालिटी का ही नहीं है। उसमें तो हमें ये भी नहीं पता कि बॉल प्रॉपर जो इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल में वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। चलिए सर, ये तो देखें ना, अब हमारे अब असल में ये अब चल रहा है, वर्ल्ड कप के विड्रॉल्स चल रही हैं, अब ख़त्म होगा, बांग्लादेश वाली सीरीज़ आएगी, कोई एक अदद और सीरीज़ है उसके बीच में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, किसी दिन बैठ के और तफसीली बात करेंगे। एक मैं जाते जाते रह ना जाइए खबर कि हम सलूट पेश करते हैं, फेयरवेल कहते हैं, और हमारे मतलब 20 साल के करियर जिमी एंडरसन जो है इंग्लैंड के बेस्ट एवर स्टेटिस्टिकली मोस्ट विकेट टेकिंग टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने रिटायरमेंट ली। उनके लिए एक छोटा सा एक इवेंट हुआ लॉर्ड्स स्टेडियम में, उनको MCC जो मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब है उसकी एक ऑनररी मेंबरशिप दी गई। बड़ी एक तकरीब सी हुई जिसके अंदर तमाम प्लेयर्स थे, इमोशनल मोमेंट्स थे, उनके करियर को सेलिब्रेट किया, उनकी बॉलिंग को सेलिब्रेट किया, उनकी पर्सनैलिटी को सेलिब्रेट किया। और सर 20 साल बहुत बड़ा करियर होता है, बहुत लंबा करियर, 22.5 साल, 22.5 साल, सॉरी, बहुत बड़ा करियर होता है। और देखें ना, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ सर
कि उनके तमाम अवाम से लेके उनका बोर्ड से लेके उनकी टीम के मौजूदा और साबिक क्रिकेटर से लेके हमारे मुल्क और इंडिया और बाकी जितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं उन सब ने एक मुश्तरका तौर पे उनको फेयरवेल किया। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और सर ये कोई बड़ा प्लेयर हो ना तो वो डिज़र्व करता है। सर बेशक हमारे तो देखें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वसीम भाई, कोई उसके ऊपर कोई नहीं आर्गुमेंट ही नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं। उनको फेयरवेल मैच नहीं मिला। वकार यूनुस आई डोंट रिमेंबर, शोएब अख्तर आई डोंट रिमेंबर, इंजमामुल हक को मिला था क्योंकि वो फिर वो भी अबदीदा हो गए थे बल्कि वो बिल्कुल। तो यही तो चीज़ होती है। सो इंजमाम हमें वाहिद एक शख्स याद है, सईद अनवर नहीं मिला। सो इधर भी इनके केस में हमारा तो ये मतलब ज़ाहिर है फिटनेस तो एंडरसन की ऐसी थी कि 10 साल और खेल लेता, लेकिन उनकी बॉलिंग एवरेज वो नहीं रही थी और लोग उनसे बेहतर बॉलिंग एवरेज दिखा रहे थे। उनके बोर्ड ने कहा होगा कि अच्छा इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक। आर्चर टाइप बॉलर्स है ना उनके पास, बिल्कुल। अब उसके बाद जब उन्होंने सेरेमनी की है सर, कभी ऐसे होता है कि क्राउड को ग्राउंड में आने दिया जाए? उन्होंने तमाम क्राउड को ग्राउंड में आने दिया, खुद इनको बैल्कनी में खड़ा किया। एक शख्स जिसकी इतनी फिटनेस रही हो 22 साल और अभी भी वो इतना फिट हो, उसने कितने जतन किए होंगे, उसने कितनी चीज़ें तर्क कर दी होंगी अपने पूरे करियर में, उसने वहाँ पे खड़े होके सर स्टाउट बॉटम अप की और उसके बाद उसने सबको वेव किया, लोगों ने क्लैप किया। सर ये होता है उनका कल्चर है ना सर, ये उनका कल्चर है, ये वो उस पर कोई मसले वाली बात नहीं है और इसको बयान करना भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये एक तरीका होता है किसी को एक प्रॉपर गुड बाय देने का, लेकिन ये गुड बाय तो है ही नहीं। आई एम श्योर जिमी एंडरसन के अब कमेंट्री की हद तक, कोचिंग की हद तक और बाकी चीज़ होंगी। बारह सर वक्त ख़त्म हो जाता है, बातें तो और बहुत हैं, लेकिन हमें इजाज़त दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।